नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से को समझने वाले हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों की, आप कह सकते हैं, एक ढाल है। सुनने में यह सिर्फ एक परिभाषा लगती है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 12 की, जो ये तय करता है कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए आखिर जवाबदेह कौन है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता कौन है? अगर आपके दिमाग में सिर्फ सरकार का नाम आ रहा है, तो ये कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असलियत यह है कि इसका दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। और यहीं पर संविधान का अनुच्छेद 12 तस्वीर में आता है, जो हमारे अधिकारों के सुरक्षा कवच को कह सकते हैं कि कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अनुच्छेद 12 हमारे संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों की एक तरह से बुनियाद है। ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब कोई भी सोच सकता है कि भाई एक परिभाषा इतनी जरूरी क्यों हो सकती है? क्योंकि यही परिभाषा हमारे अधिकारों की सरहदें तय करती है। तो संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 12 के मुताबिक राज्य में केंद्र सरकार और संसद, हर राज्य की सरकार और विधायिका और भारत सरकार के कंट्रोल में काम करने वाले सभी स्थानीय या दूसरे प्राधिकरण शामिल हैं। ये अपने आप में एक बहुत बहुत ही व्यापक परिभाषा है। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। इस स्लाइड पर देखिए, राज्य में ये 4 मुख्य चीजें शामिल हैं: केंद्र सरकार और संसद, फिर राज्य सरकारें और उनके विधानमंडल, फिर हमारे शहरों के नगर निगम जैसे सभी लोकल बॉडीज, और चौथा अन्य प्राधिकरण, जो कि सबसे दिलचस्प हिस्सा है और जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो इस बड़ी सी परिभाषा का असल मतलब क्या है? ये हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब मौलिक अधिकारों के मूल सिद्धांत में ही छिपा है। और यहां आती है सबसे अहम बात। भारतीय संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, जैसे बराबरी का या आजादी का अधिकार, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के खिलाफ ही लागू किए जा सकते हैं। उन्हें किसी प्राइवेट इंसान या संस्था के खिलाफ सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हिसाब एकदम सीधा है। राज्य का दायरा जितना बड़ा, हमारे अधिकारों का सुरक्षा कवच उतना ही मजबूत, और एक नागरिक के तौर पर हमारी आवाज उतनी ही बुलंद। ये एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली समीकरण है, जो शक्ति को नागरिक के हाथों में देता है। संविधान बनाने वालों ने तो परिभाषा दे दी, लेकिन समय के साथ हमारी अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करके इसके दायरे को और भी बढ़ाया है। उन्होंने ये पक्का किया है कि ये परिभाषा बदलते वक्त के साथ पुरानी ना पड़े। और सुप्रीम कोर्ट की ये व्याख्या सच में बहुत दिलचस्प है। अदालत ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट संगठन या एजेंसी जो सरकार के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर रही है, उसे भी राज्य माना जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं, बल्कि सरकार से जुड़ी कई और संस्थाएं भी हमारे प्रति जवाबदेह हैं। इस विस्तार को समझने के लिए 1979 का ये केस देखना बहुत जरूरी है। रामनाथ दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट तैयार किया और फैसला सुनाया कि अगर किसी संस्था पर सरकार का गहरा कंट्रोल है या उसे सरकार से बड़ी फाइनेंशियल मदद मिलती है, तो उसे राज्य माना जाएगा। इस एक फैसले ने पीएसयू और कई दूसरी सरकारी एजेंसियों को मौलिक अधिकारों के दायरे में ला दिया। तो अदालत ये तय कैसे करती है कि कोई संस्था राज्य है या नहीं? जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, वो कुछ सवाल पूछते हैं। क्या उस संस्था को सरकार से अच्छी खासी वित्तीय मदद मिलती है? क्या सरकार का उस पर गहरा कंट्रोल है? और क्या वो कोई ऐसा काम कर रही हैं जो पब्लिक के लिए जरूरी है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो उस संस्था को राज्य माना जा सकता है। चलिए अब इस सारी कानूनी बात को वापस आम नागरिक की जिंदगी से जोड़ते हैं। अनुच्छेद 12 असल में नागरिकों को शक्ति देता है। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि अधिकारों का एक हथियार है। इस स्लाइड से ये बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है सरकारी अस्पताल, स्कूल या नगर निगम, ये सभी राज्य हैं। अगर यहाँ किसी के अधिकारों का हनन होता है, तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। दूसरी तरफ एक पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी या बिना सरकारी मदद वाला निजी स्कूल राज्य नहीं है और उनके खिलाफ मौलिक अधिकारों का मामला नहीं बनता। तो अनुच्छेद 12 हमारे लोकतंत्र के लिए क्या सुनिश्चित करता है? देखिए, ये जवाबदेही तय करता है, क्योंकि ये संस्थाएं जनता के प्रति उत्तरदायी बनती है। ये पारदर्शिता लाता है। ये जुडिशियल रिव्यू का रास्ता खोलता है, यानी अदालतें उनके कामों की जांच कर सकती हैं। और आखिर में ये नागरिकों को सशक्त बनाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो किसके खिलाफ अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में
जहां सरकार की भूमिका भी बदल रही है। अनुच्छेद 12 पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हाँ, ये 70 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी कायम है। जरा डिजिटल इंडिया या स्मार्ट सिटी जैसी आज की पहलों के बारे में सोचिए। सरकार अब कई काम प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर कर रही है। ऐसे